सेठ रमेश अपनी पत्नी बिमला और इकलौते बेटे सोनू के साथ रहता था। उनका ये छोटा सा परिवार बहुत ही खुशहाल था। रमेश और बिमला सोनू की शादी के बारे में सोचते हैं। वो अपने रिश्तेदार से कह के अपने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की का पता लगवाते हैं। उनके रिश्तेदारों के द्वारा उन्हें एक लड़की पसंद आती है, जिसके घर वो रिश्ता लेके जाते हैं। लड़की वाले बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी करते हैं। वो लड़की देखने में काफी खूबसूरत और संस्कारी लगती है। दोनों परिवार में शादी की बात चलने लगती है। भाई साहब, आपका बेटा कितना तक पढ़ा है और क्या करता है? सेठ रमेश: मेरा बेटा सोनू बीटेक किया है और ये श्रीमान लिमिटेड में मैनेजर है। सुजीत: श्रीमान लिमिटेड? अरे भाई साहब, ये तो बहुत बड़ी कंपनी है। सेठ रमेश: जी हाँ, वैसे आपकी बेटी कहाँ तक पढ़ी है? सुजीत: जी, मेरी बेटी आपके बेटे से थोड़ा कम पढ़ी लिखी है, बस 12वीं तक पढ़ी है। बिमला: अरे कोई बात नहीं है जी, मैं भी जब शादी करके आई थी तो मैं 10वीं तक पढ़ी थी। शादी के बाद सोनू के पापा ने मुझे यहाँ ग्रेजुएशन कराया। रिया भी शादी के बाद चाहे तो अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। रिया की माँ सुनीता: अरे बहन जी, आप लोग सच में बहुत अच्छे हैं। जितना सुना था उससे भी ज्यादा अच्छे निकले। लेकिन आपको मेरी बेटी के तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मेरी बेटी बहुत संस्कारी है। ये आप लोगों का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी और आपका घर बहुत अच्छे से संभाल लेगी। ऐसे ही बात चलती रहती है। बिमला: अजी सुनते हैं, लड़की सुंदर है और संस्कारी भी लग रही है। हमें इसी से अपने सोनू की शादी करनी चाहिए। भाग्य से ही अच्छी लड़की मिलती है, हमें जाने नहीं देना चाहिए। सेठ रमेश: वो सब तो ठीक है भाग्यवान, लेकिन एक दिन में इतना बड़ा फैसला हम लोग कैसे ले सकते हैं? हर माँ बाप अपने बच्चों का तारीफ ही करते हैं। क्या गारंटी है कि ये लड़की सच में इतनी संस्कारी और अच्छी है? बिमला: अरे सोनू के पापा, आपने देखा नहीं कितना स्वादिष्ट खाना बनाई थी और कितना फटाफट किचन में काम कर रही थी। ऐसी बहू पाके तो मैं धन्य हो जाऊंगी। सेठ रमेश: काम करते हुए तो मैंने भी देखा, लेकिन पीछे से देखा, क्या गारंटी है कि वही काम कर रही थी? क्योंकि काम करते हुए तो हमने चेहरा नहीं देखा, और कौन जानता है कि उसने ही वो खाना बनाया है। मैंने तो नहीं देखा। देखो भाग्यवान, हम बस इतना कहना चाहते हैं कि कुछ दिन हमें इस लड़की के बारे में अच्छे से पता लगाना चाहिए। बिमला: आपको तो हर बात पे शक होता है। देखिए, मैंने सोच लिया है, यही हमारे घर की बहू बनेगी बस। सेठ रमेश: ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। फिर सोनू और रिया की बहुत धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद जब रिया सोनू के घर में कदम रखती है तो वो चौंक जाती है। इतने बड़े घर को बस उसने फिल्मों में देखा था, आज उसने हकीकत में इतने बड़े घर में कदम रखा था। रिया: अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा कमरा है। इतनी बड़ी कमरे में हमारा पूरा घर आ जाए। पापा ने सही कहा था, ये बहुत बड़े लोग हैं और बहुत अमीर भी है। मतलब मैं अब अपने सारे शौक पूरे कर पाऊंगी। इसके बाद जब तक मेहमान रहते हैं, रिया उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। मेहमानों का बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी करती है। सबको टाइम पे खाना, पानी, दवाई सबका ध्यान रखती है। सब उससे बहुत खुश हो जाते हैं और तारीफ करके वहाँ से जाते हैं। कुछ दिन बाद रात के 2:30 बजे अचानक से बिमला का आँख खुल जाता है।
उसे सिगरेट की बदबू आती है। बिमला, हमारे घर में तो कोई नशा नहीं करता है, तो ये हमारे घर में सिगरेट की बदबू कहाँ से आ रही है? कहीं हमारे घर में कोई घुस तो नहीं आया है ना? मुझे जरूर देखना चाहिए। क्या मैं सोनू के पापा को जगा दूं? अरे नहीं नहीं, इनका नींद खराब होगा। मैं खुद ही देखकर आ जाती हूँ। बिमला जैसे ही बालकनी में जाती है, जो वो देखती है उसे देख के उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। रिया वहाँ बैठ के मस्त होके सिगरेट पी रही होती है। बिमला को अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं होता। उसे बहुत तेज गुस्सा आता है। बिमला, बहू, ये क्या कर रही हो? बिमला को वहाँ देख डर से रिया के पसीने छूटने लगते हैं। रिया, मम्मी जी, वो मैं तो बस यहीं बैठी थी। ये सिगरेट पता नहीं कहाँ से आया, मैं बस इसे देख रही थी। बिमला, बहू, झूठ मत बोलो। मैंने खुद तुम्हें ये पीते हुए देखा है। मैंने सोचा नहीं था तुम नशा कर सकती हो। रिया कुछ सोच में पड़ जाती है। रिया, अरे इस बुढ़िया ने तो मुझे पकड़ लिया। अब सारे घर वालों को ये बात बताएगी और फिर ये लोग मुझे यहाँ से धक्का देके बाहर निकाल देंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ करना होगा। फिर रिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे मम्मी जी, आप ये क्या कर रही हैं? आप सिगरेट पी रही हैं? आपको शर्म नहीं आती? भजन करने की उम्र में ये सब? छी! आवाज सुनकर सब बाहर आते हैं। रमेश, क्या हुआ बहू, क्यों चिल्ला रही हो? सोनू, हाँ रिया, तुम इतनी रात को क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ है? रिया, अरे वो हुआ है जो होना नहीं चाहिए था। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैंने मम्मी जी को ये सिगरेट पीते हुए देखा। रमेश, बहू, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम अपने सास के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? सोनू, हाँ रिया, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो मेरी माँ के बारे में? रिया, अरे मैं सच बोल रही हूँ। मुझे रात को अचानक प्यास लग गई तो मैं पानी पीने आई थी, तो मैंने देखा मम्मी जी बालकनी में बैठ के सिगरेट पी रही थी। बिमला, झूठ, ये झूठ बोल रही है। सिगरेट ये पी रही थी। मैंने इसे पकड़ लिया, इसीलिए ये मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही है। तुम तो नशेड़ी के साथ झूठी भी निकली। हम सोचे जाने दो, पहली बार माफ कर देंगे, सुधर जाओगी, लेकिन तुमने अपनी गलती मुझ पे ही थोप दिया। रिया, अरे मम्मी जी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? पीना तो दूर, मैं तो सोच भी नहीं सकती। मुझे तो इसकी गंध से ही उल्टी आती है। बिमला, इसका झूठ अभी सबके सामने आ जाएगा। आप दोनों देखो, इसके मुंह से गंध आ रही होगी अभी भी। वो लोग देखते हैं, लेकिन कोई सिगरेट का गंध नहीं आता है। रिया, अच्छा हुआ जो मौका मिलते ही मैंने ये इलायची खा लिया, वरना आज तो मैं पकड़ी जाती। सोनू, देखो, माना कि मेरी माँ को गलत फहमी हुई है, लेकिन मेरी माँ कभी ऐसा नहीं कर सकती। अब बहुत देर हो गई, सबको सो जाना चाहिए। इस बात को यहीं खत्म करते हैं। फिर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। बिमला का रात सोचने में ही कट जाता है कि कैसी बहू उसने ला ली। अगली सुबह सब कुछ फिर पहले की तरह नॉर्मल रहता है। सब खाना खाते हैं। फिर सोनू और रमेश अपने अपने काम पर चले जाते हैं और बिमला भी सत्संग में चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतने लगता है। एक दिन रमेश की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है। वो आराम करने के लिए घर आ जाता है। घर में रिया के अलावा कोई नहीं होता है, क्योंकि बिमला भी सत्संग में गई होती है। वो आराम कर रहा होता है, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देता है। रमेश, ये कैसी आवाज आ रही है? ये तो किसी मर्द की आवाज है। क्या सोनू आया है? देखता हूँ। वो जाके देखता है
तो उसको उसकी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता है। रिया किसी अनजान लड़के के बाहों में होती है। रमेश, बहू, तुम ये क्या कर रही हो? और कौन है ये तुम्हारे साथ? तुम इतना निर्लज्ज कैसे हो सकती हो? रिया घबरा जाती है और वो उस लड़के को वहाँ से भगा देती है। फिर वो चुपके से सोनू को मैसेज कर देती है कि जल्दी आओ और मुझे बचा लो, और अपना फोन बंद कर देती है। मैसेज देख के सोनू कॉल करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसका कॉल लगता ही नहीं, जिससे वो घबरा के घर जाने लगता है। इधर रिया रमेश को अपने कमरे से डांट के भगा देती है। इसके बाद वो जल्दी से अपना कपड़ा चेंज कर लेती है और सोनू के आने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही सोनू आता है, वो उसके गले लग के रोने लगती है। अरे क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बताओ। रो नहीं तो क्या करूं? कोई ससुर ऐसा कैसे हो सकता है जो अपनी बहू पे ही गंदी नजर डाले। ये तुम क्या बोल रही हो? साफ साफ बताओ, क्या हुआ है? पापा जी काम से रोज शाम को लौटते हैं और आज पहले ही लौट आए। उसके बाद मैं कमरे में अकेली थी, वो मेरे कमरे में घुस आए और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। मैंने उन्हें कैसे भी करके धक्का देके बाहर निकाला और दरवाजा बंद कर लिया। कैसे भी करके आपको मैसेज किया और तब तक मेरा फोन नीचे गिर गया और ऑफ हो गया। इसके बाद सब वहाँ आ जाते हैं। पापा, ये रिया क्या कह रही है? आप उसके कमरे में घुस आए और आपने इसके साथ जबरदस्ती किया क्या? अरे बेटा, ये बहुत झूठी है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि मैंने तो आज इसे रंगे हाथों पकड़ा है। इसीलिए खुद के बचने के लिए ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है। बहुत झूठी लड़की है ये। हाँ बेटा, तुम इस पे कैसे भरोसा कर सकते हो? तुम्हारे बाबूजी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये बहुत झूठी लड़की है। उस दिन यही सिगरेट पी रही थी और इसने मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया। नहीं नहीं, ये दोनों मिले हुए हैं। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। सोनू जी, मुझे बचा लीजिए। देखो, मैं तो सच्चाई नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मेरे पापा ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई और घर में घुस आया होगा और तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। छोड़ो इस बात को, यही जाने दो। मैं पता लगाता हूँ कि वो कौन था। पहले तो सिगरेट की बात, अब ये बात। मुझे कुछ खटक रहा है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ना मेरी माँ सिगरेट पी सकती है और ना मेरे पापा ऐसी घिनौनी हरकत कर सकते हैं। जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद सोनू घर आता है और वो सबसे कुछ कहता है। रिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे आज गांव से मेरी मौसी का कॉल आया था। उनका तबीयत बहुत खराब हो गया है। हमें उनसे मिलने जाना चाहिए। इसीलिए मैं, पापा और माँ 2 दिन के लिए गांव जा रहे हैं। अगर तुम भी चाहो तो चल सकती हो। अरे नहीं नहीं, आप लोग जाइए, आप लोग घूम आइए। तब तक घर का ख्याल रखने के लिए कोई तो होना चाहिए। मैं अच्छे से घर संभाल लूंगी। आप लोग आराम से 3-4 दिन रह के आना। इसके बाद रमेश, विमला और सोनू वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही रिया अपने आशिक को बुला लेती है। तब तक सोनू, विमला और रमेश डुप्लीकेट चाबी से घर के अंदर आ जाते हैं और उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। उन्हें वो वहाँ देख के बहुत डर जाती है। वो लड़का तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन रिया वहीं पकड़ी जाती है। यह सब देख के सोनू को बहुत तेज गुस्सा आता है। अरे निर्लज्ज औरत, तू ऐसा कैसे कर सकती है? क्या कमी रह गई हमारे प्यार में? इतना तुझे प्यार दिया, इज्जत दिया और तूने यही सिला दिया। मैं पहले से जानता था कि मेरे माँ बाप ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। इसमें तेरी ही कोई चाल है।
इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया था। मेरी मौसी का कोई कॉल नहीं आया था। मैं बस तुझे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। अब तू इस घर में 1 मिनट भी नहीं रह सकती है। चल निकल जा यहाँ से। नहीं 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 सोनू जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आगे से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। प्लीज़ मुझे घर से बाहर मत निकालिए। दूर रह मुझसे और मुझे छूना नहीं। आज तो तू इस घर से बाहर जाके रहेगी। मैं तेरा सारा सामान अभी लेके आता हूँ। मम्मी पापा आप दोनों भी मेरे साथ चलिए। ये बहुत शातिर औरत है, मैं इस पे भरोसा नहीं कर सकता। पता नहीं मेरे जाने के बाद ये आप लोगों के साथ क्या करे। वो लोग जैसे ही कमरे के अंदर जाते हैं, उन्हें जोर जोर से किसी के रोने की और कुछ गिरने की आवाजें आने लगती है। घर के बाहर भी सबको ये आवाज सुनाई देता है, जिससे सब घर के भीतर आ जाते हैं। जैसे ही वो लोग कमरे के बाहर आते हैं, वो लोग देखते हैं कि पूरे गांव वाले वहां इकट्ठा हो गए हैं और रिया के बदन पे बहुत सारे चोट का निशान आ गया है। रिया जोर जोर से रोने लगती है और गांव वालों से मदद मांगने लगती है। सरपंच जी, मुझे बचा लीजिए, ये लोग मुझे मार डालेंगे। देखिए इन लोगों ने मुझे कितना मारा है। बेटा तुम रो मत, साफ साफ बताओ हुआ क्या है। सरपंच जी, ये लोग मुझसे दहेज की डिमांड कर रहे थे। मेरे माँ बाप तो गरीब है, हम लोग दहेज कहाँ से लाएंगे। मैंने मना कर दिया कि मैं अपने घर वालों के पास फोन नहीं करूँगी, इसीलिए इन लोगों ने मुझे बहुत मारा है। प्लीज सरपंच जी मुझे बचा लीजिए। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरे गांव में तुम लोग एक औरत पे हाथ उठाओगे। अरे तुम लोगों के पास क्या कमी है जो इस अबला से तुम लोग दहेज मांग रहे हो, ये जानते हुए भी कि इसके माँ बाप कितने गरीब हैं। सरपंच जी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ये लड़की बहुत झूठी है। जब से आई है तब से हमारे नाक में दम कर रखी है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रही है। और आप तो हमें शुरू से जानते हैं, हम लोग कितने इज्जतदार हैं। हम लोग ऐसा सोच भी नहीं सकते, करना तो दूर की बात है। तो ये सब चोटें क्या इसने खुद से लगा लिया? पता नहीं सरपंच जी, हम लोग तो बस कमरे के अंदर गए थे इसका सामान ले आने, तब तक इसको इतनी सारी चोटें लग गई, पता नहीं कैसे। देखो झूठ मत बोलो, मैं तुम लोगों को पहली और आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ। अगर इसके बाद कोई भी शिकायत का मौका आया तो मैं तुम लोगों को इस गांव से बाहर उठा फेंकूंगा। तुम लोगों को ना घर का छोड़ूंगा ना घाट का छोड़ूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे गांव की बदनामी हो। कोई आके कहे कि हमारे गांव में औरतों पे जुल्म होता है, अत्याचार होता है। अरे सरपंच जी हमारी बात तो सुनिए, हमें कुछ नहीं सुनना है। हम लोग जा रहे हैं, लेकिन आगे से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। क्या रिया की सच्चाई सबके सामने आ पाएगा? और अगर आ पाएगा तो कैसे? जानने के लिए देखिए पार्ट 2। इसका पार्ट 2 हमारे चैनल पे बहुत जल्दी अपलोड होगा। पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर ले। हम लोग जल्दी मिलते हैं, तब तक